नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के वीडियो का टॉपिक है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले सवाल है कि हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेशनल इनकम, और उसका आंसर है ग्रेगोरी किंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की बात की थी। ओरिजिनली Gregory King studied law at the University of Cambridge, but later, under the influence of John Keynes, he decided to study economics. Later, Professor Simon Kuznets developed national income accounting more systematically. Professor Simon Kuznets propounded the concept of GDP, that is, Gross Domestic Production. तो आइए समझते हैं कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग इज अ स्टडी ऑफ सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स दैट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मेजरिंग प्रोडक्शन एंड इनकम और इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होता है कि सरकार के द्वारा यूज़ किए कुछ मेथड्स होते हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसकी मदद से देश में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या देश में जो भी इनकम जनरेट हो रही है या देश में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उसको एक गिवन टाइम पीरियड में कैलकुलेट करना। भारत में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 तरीके उपयोग में लिए जाते हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड एंड नंबर 3 एक्सपेंडिचर मेथड। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है। तो आइए हम फर्स्ट नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है GDP, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पादन। ये GDP का अर्थ है द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। इस डेफिनेशन के ये चारों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है मार्केट वैल्यू, मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू होता है, MRP होता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब देश में जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है वो। इसका मतलब है यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं आएगा, सेमी रॉ मटेरियल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएगा। और उसके बाद तीसरा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही प्रोड्यूस होना, हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होना। और नंबर 4 है गिवन टाइम पीरियड, मतलब फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रोड्यूस होना, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक इस 12 महीने के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहते हैं जिसमें प्रोडक्शन होना चाहिए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में पॉलिटिकल टेरिटरी आती है, जैसे हमारा पॉलिटिकल मैप है जिसमें स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार तक, और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, हमारा पूरा पॉलिटिकल मैप है, उसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में रखते हैं। प्लस जो हमारी एम्बेसी है, तो एम्बेसी का अंदर का एरिया भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनते हैं। जैसे अमेरिका में कोई एम्बेसी है तो भले वो अमेरिका एज ए कंट्री में सिचुएटेड है, लेकिन उस अमेरिका में जो भारत की एम्बेसी है उसका अंदर का एरिया हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है। इसके बाद हमारे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो वो अंदर का एरिया जो है उसको भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनते हैं। उसके बाद भारत के जो जहाज है, शिप है, जो कि अटलांटिक ओशन में है या फिर पैसिफिक ओशन में है, तो जहाज के अंदर के एरिया में जो प्रोडक्शन हो रहा है तो जहाज का अंदर का एरिया भी हम डोमेस्टिक टेरिटरी में गिनते हैं। इसके अलावा भारत का कोई नागरिक है और उसका कोई एयरक्राफ्ट है, मतलब एयरक्राफ्ट ओन बाय डोमेस्टिक सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तो उस एयरक्राफ्ट के अंदर का एरिया होगा उसको भी हम बोलेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
तो ये हो गया डोमेस्टिक टेरिटरी। इसके बाद समझने के लिए मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जहां हमें ये जीडीपी गिनना है वो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। तो ये 12 महीने के बीच का हमें जीडीपी कैलकुलेट करना है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज एक वेब सीरीज या एक मूवी या सीरियल बनी है कॉन्टिगो और अमेरिका में बनी है जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने रोल किया है। तो वो जो सीरियल वहाँ पे बनी है तो कोई प्रोडक्शन हुआ है वहाँ पे अमेरिका में, तो क्या वो भारत की जीडीपी में कैलकुलेट होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन जो है तो वो हुआ है अमेरिका के अंदर, उसमें प्रियंका चोपड़ा ने काम किया है तो वो भारत की नागरिक है, लेकिन वो जो भी सर्विस वहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है या जो भी वो पैसा कमा रही है तो वो प्रोडक्शन ऑफ सर्विस जो है वो अमेरिका में हुआ है। तो इसीलिए ये भले भारत की नागरिक है लेकिन उसके द्वारा कमाया हुआ इनकम भारत का जीडीपी में शामिल नहीं होगा। या दूसरा एग्जाम्पल है कि प्रियंका चोपड़ा इंडिया की नागरिक है, अमेरिका जाके कुछ कमाती है और वो पैसा अपने घर वालों को रेमिटेंस के फॉर्म में या फिर किसी गिफ्ट के फॉर्म में इंडिया में भेजती है, तो क्या वो भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो मूल प्रोडक्शन अमेरिका में हुआ है इसीलिए। दूसरा एक एग्जाम्पल समझते हैं, रतन टाटा टाटा कंपनी के डायरेक्टर थे और वो जो इंग्लैंड में जैगवार कार की कंपनी थी उसके मालिक थे। और ये कंपनी जो थी वो इंग्लैंड में थी और उसने 20,000 कार का प्रोडक्शन किया और ये प्रोडक्शन का जो वैल्यू हुआ तो वो वैल्यू जो है वो क्या भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जो लंदन में कंपनी है जिसके ओनर भारत के सिटीज़न हैं, तो ये कंपनी अपने मालिक को भारत में मतलब टाटा कंपनी को जो भी प्रॉफिट भेजेगी या जो भी इंटरेस्ट भेजेगी तो क्या ये भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि जो भी प्रॉफिट हुआ है या जो भी इनकम हुई है वो ओरिजिनली तो लंदन में हुई है, इंग्लैंड में हुई है और इसीलिए भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, ये इंग्लैंड की जीडीपी में इंक्लूड होगा। वैसे ही अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे ONGC विदेश लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, वो ऑयल के लिए एक्सप्लोरेशन करती है, रसिया में कजाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन करती है, तो उससे जो उसकी कमाई होती है तो क्या ये भारत की जीडीपी में इंक्लूड होगा? तो आंसर है भारत की जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। ये प्रोडक्शन रसिया या कजाकिस्तान में हुआ है तो इसीलिए वहीं की जीडीपी में ये इंक्लूड होगा। इसका मतलब है GDP is the value of all final goods and services produced by the normal residents as well as non-residents in the domestic territory of a country for a given time period. The important point to remember is whatever is produced in India, whether by Indian or foreign national, is part of Indian GDP. Domestic factor income का मतलब है income earned by residents as well as foreigners working in India. At the same time, अगर कोई भारत का नागरिक विदेश में जाता है, वहाँ काम करता है और वहाँ जो कमाता है उसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। तो अब समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड किसे कहते हैं। So net factor income from abroad is the difference between factor income received by residents of India working abroad and factor income paid to foreign residents for working in India. इसका मतलब है कि net factor income from abroad is equal to income of Indian in foreign territories minus income of foreigners working in India. Indian GDP does not include net factor income from abroad. अब हम नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में दूसरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका नाम है GNP अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। हिंदी में इसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पादन। GNP includes only those goods and services that are produced by residents of India, whether working in India
और एब्रॉड। इसका मतलब है कि भारत के नागरिक जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं हम उसको कंसिडर करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं जीएनपी में, चाहे वो भारत में बने या चाहे वो एब्रॉड विदेश में बने। अगर भारत के सिटीजन ने बनाया है कुछ भी गुड्स और सर्विसेज उसको हम जीएनपी में इंक्लूड करेंगे। अर्थात जीएनपी इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जीएनपी ओनली रिपोर्ट्स हाउ मच इज earned by countries citizens and businesses no matter where it is spent in the world। तो अब हमारे पास दो कंसेप्ट है, एक जीडीपी और दूसरा जीएनपी। अगर इनको हम इक्वेशन में रखें तो हमें मिलेगा कि जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसका मतलब है कि जीएनपी में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को निकाल देते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें जीडीपी मिलेगा। तो इसका मतलब ये भी होता है, जो सेकंड इक्वेशन है, कि अगर हमें जीएनपी ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा जीएनपी। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जीडीपी माइनस जीएनपी करेंगे। तो जीडीपी माइनस जीएनपी इज इक्वल टू नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो यहां पर हम नेशनल इनकम का पहला भाग कंप्लीट करते हैं, जिसमें हमने जीडीपी और जीएनपी के कॉन्सेप्ट्स को देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।